हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 पे आ चुके थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आ गया आप लोगों के सामने, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे ने और हेनरी ने, जिसके बाद ऐसे कंक्लूजन्स निकले थे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेसिस है ना, वो फॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे? इससे पहले हम चैप्टर 4 में ये पढ़ चुके थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कौन से लॉज को यूज करके हम उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ना एक उल्टा सवाल आया था कि यार जैसे करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो क्या वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को इंड्यूस किया जा सकता है? और इस पे सबसे पहले जो जोरदार काम किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उस चीज के बारे में समझने वाले हैं जहां पे पहली बार ये बात समझ में आई थी, उन एक्सपेरिमेंट्स को देखने वाले हैं जहां पर पहली बार ये बात समझ में आई थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो रेडी हो? ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर है? इस पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्लियर है? चले तो बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, ठीक है। क्या था वो? करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। देखो भाई साहब, मेन मैटर क्या है? मेन मैटर ये है कि जो सवाल आया था जिसका हमें जवाब ढूंढना था कि भाई करंट की हेल्प से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके आपने दिखा दिया, लेकिन अब क्या मैग्नेट की हेल्प से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हो? प्रोड्यूस करंट नहीं बोलते, करंट को प्रोड्यूस करने का मसला मतलब ये होता है कि आपके पास कोई बैटरी सेटअप है, आपके पास कोई पावर सोर्स है जो कि बकायदा वहां पे करंट जो है जनरेट करवा रहा है। तो वो अब अगर किसी पावर सोर्स से या किसी बैटरी वगैरह से करंट अगर आ रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोड्यूस करंट। लेकिन अगर बिना किसी पावर सोर्स के, बिना किसी बैटरी के, अगर आप बिना किसी सेल के अगर आप करंट को देख पा रहे हो सर्किट में कि भाई इसमें तो करंट आ गया, तो उसे कहा जाएगा इंड्यूस करंट, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या है? करंट को इंड्यूस किया गया है बाय मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसका बेसिक क्या होगा कि हाँ भाई अभी तुम एक बात समझ लो, बैटरी या सेल लेकर के मत आना, ठीक है। बैटरी या सेल लेकर के आ जाओगे तो भाई वो दिखावा हो जाएगा कि लो अरे भैया उससे तो करंट आता ही है ना, वो तो अपने को मालूम है। लेकिन इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या आप करंट इंड्यूस कर सकते हो, ये है इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जरा गौर करना, इसमें डीप डाइव करने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूं गैल्वेनोमीटर की तरफ। कहां लेके चलना चाहता हूं बेटा? मैं गैल्वेनोमीटर की तरफ। सब लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसका बेसिक फंक्शनिंग अगर आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर तो मजा आ जाएगा यार, ठीक है। जब कोई बाद में इस वीडियो के ऊपर आएगा ना तो वो कमेंट सेक्शन भी इतना इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। मैं ये हमेशा कहता हूं कि अपने लेक्चर्स का जो कमेंट सेक्शन है ना वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको जो भी आता है आपने एक लाइन में लिख दिया होगा, ठीक है। अब जरा मैं आपको बताऊं क्या होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के डिटेक्शन में काम आता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करंट को मेजर कर देगा, ठीक है। मैं बस कह रहा हूं कि करंट को डिटेक्ट कर लेगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर एक तरह से डिफ्लेक्शन पर बेस्ड डिवाइस है। जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करता है तो गैल्वेनोमीटर का जो डायल होता है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। आया पूरा समझ में? तो जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस इफ दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इफ दिस इज अ गैल्वेनोमीटर और अभी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो
पॉइंटर है 0 पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सर्किट में मान लीजिए करंट आ गया, एक बहुत ही शानदार सा करंट आ गया, अरे ये क्या है, जैसे मान लिया सर्किट में एक बहुत ही शानदार सा करंट आ गया, मान लेते हैं I के बराबर, ठीक है। तो अब जो गैल्वेनोमीटर का डायल था ना, इसमें हो जाएगा डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह। आया आपको समझ? इसलिए कहा जाता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन पर बेस्ड डिवाइस है। अब मेरी बात तुम सुनते हुए चलना, यहां पे हमें मैग्नेट की हेल्प से करंट को इंड्यूस करना है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, मैग्नेट की हेल्प से करंट को इंड्यूस करना है, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे फोकस करते हुए चलना। देखो भाई क्या होता है, यहाँ पे जो सेटअप है ना, जरा उस पे फोकस करना अच्छे से। एक मैग्नेट था जो कि बस रखा हुआ था, बिकॉज आपका इंटेंशन क्या है कि आपके पास एक क्लोज लूप होगा ताकि उसमें से आप करंट को पास करवा दो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक मैग्नेट है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैग्नेट की हेल्प से या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को इंड्यूस करवाना है। दैट इज बेसिकली EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देख क्या हुआ इंटरेस्टिंग चीज, एक बार मैग्नेट है वो सिर्फ रुका हुआ है, ठीक है। तो एक रुका हुआ बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, तो सर बिल्कुल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जोरदार तरह से प्रोड्यूस तो हो रही है, ठीक है। अब हुआ क्या है, मैग्नेट रुका हुआ है और ये सेटअप भी रुका है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मैग्नेट को अगर तुम सिर्फ छोड़ दोगे ना कहीं पे, अगर यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो क्या देखने को मिलता है कि भाई एमीटर में कोई भी करंट यहां से, मतलब इस सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेट की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमें करंट इंड्यूस करना था, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नेट को ला करके बस यहाँ पे बसा दोगे ना, और यहाँ पे इसको बसा दोगे ना, तो यहाँ पे कोई करंट वगैरह पास नहीं करता है, ठीक है। अब क्या करा गया, इसके बाद का मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। जैसे इस बार मैग्नेट को हम इसके पास लेकर के आए, किसके पास, इस कॉइल के पास लेकर के आए, ठीक है। ये कॉइल बेसिकली क्या करता है, आपको एक क्लोज्ड पाथ दे देता है। भाई करंट को अगर आपको प्रोड्यूस करवाना है किसी भी सर्किट में, तो एटलीस्ट सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओपन सर्किट में कैसे करंट पास करेगा, इसलिए अपन ने कम से कम क्लोज सर्किट तो बना दिया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, जैसे ही ये बार मैग्नेट को अपन ने मूव करवाना शुरू करा, जैसे अपन इस बार मैग्नेट को पास में लेकर के आ गए, तो हमने क्या देखा, जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को पास लेकर के आ गए, तो हमने इस बात को देखा कि भाई सर्किट में करंट आ गया, सर्किट में करंट आ गया। तो भाई पहले वाले केस में अगर सिर्फ मैग्नेट को आपने रख करके छोड़ दिया ना, तो उससे सर्किट में करंट कोई डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगले वाले केस में क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे आप एक बार मैग्नेट को पास में लेकर के आ रहे हो, तो इस सर्किट में आपको एक बाकायदा करंट देखने को मिलता है। तो भाई ये क्या शानदार मूवमेंट रहा होगा, आपको आया समझ में? बैक इन द हिस्ट्री ये क्या शानदार मूवमेंट रहा होगा कि भाई सोचते थे लोग कि एक सेल चाहिए या फिर एक बैटरी चाहिए एक अच्छे करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन यहां बिना किसी के, बिना किसी बैटरी के, बट जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट आपने करंट प्रोड्यूस कर लिया। और हमें कैसे मालूम चला कि करंट आ गया, या तो एमीटर लगा दो या तो गैल्वेनोमीटर लगा दो। एमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है वो चल जाएगा पता। अगर एमीटर नहीं है सिर्फ गैल्वेनोमीटर है तो उसको लगा दो, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो उससे भी ये तो मालूम चल जाएगा ना कि करंट आ गया है। मेजर करने के लिए एमीटर लगा लेंगे अपन कि कितना करंट इंड्यूस हुआ है। आया समझ के नहीं आ गया? यस सर। तो ये बैक इन द हिस्ट्री क्या शानदार मूवमेंट रहा होगा भाई कि मैग्नेट को आपने मूव करवाया और इस छोटे से कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन अगर हल्का सा भी आया है तो भी ये क्या शानदार मूवमेंट है कि भाई करंट आया तो सही। आया समझ? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो अभी तो अपन इसके ऑब्जर्वेशन, मतलब अभी तो अपन इस एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंट में। अब करंट क्यों आया, कैसे आया, क्या उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वो सब चीजें मैं क्लियर करता हूं। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, करंट बाय अ मैग्नेट, ठीक है, एंड दैट ऑल्सो नॉट अ नॉर्मल मैग्नेट बट अ मूविंग मैग्नेट। अगर आपने मैग्नेट को बस छोड़ दिया, अगर आपने मैग्नेट को बस वहां पे रख करके छोड़ दिया, तो क्या इस सर्किट में से कोई करंट डेवलप हो रहा है? नहीं सर, कोई करंट डेवलप नहीं हो रहा है। करंट तो तब डेवलप होगा जब आप इस मैग्नेट को मूव करवाओगे। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। तो जैसे आपने मैग्नेट को मूव करवाया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इन एक्सपेरिमेंट्स, इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया कि भाई करंट इंड्यूस हो गया है। तो इंड्यूस करंट बाय अ मूविंग मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, इसको देख करके ना क्या लगता है कि इसका मतलब, अगर अपन सिर्फ इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखें, ठीक है, हालांकि इसके 2-3 एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन अगर हम अभी पूरा प्राइम फोकस इस एक्सपेरिमेंट पे रखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि अच्छा, करंट को इंड्यूस करवाने के लिए मैग्नेट का मोशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करंट को इंड्यूस करवाने के लिए मैग्नेट का मोशन इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूजन प्राइमरी स्टेज में, ये कंक्लूजन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सबके दिमाग में आया होगा कि हाँ ना, दिख तो रहा है।
जब रखा हुआ था मैग्नेट तो भैया कोई भी यहां पे जो डिफ्लेक्शन था वो देखने को नहीं मिला, मतलब कोई करंट नहीं था। अब जैसे मैग्नेट को या तो पास लेके आ जाओ या तो मैग्नेट को रोक दो और कॉइल को पास लेकर के आ जाओ, ठीक है, तब दोनों ही केसेस में इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। अभी तो तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि हाँ ठीक है, मैग्नेट को पास लेकर के आ गए तो कॉइल के अंदर, कॉइल का जो सर्किट था उसमें जो गैल्वेनोमीटर था या जो एमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया कि हाँ भैया डिफ्लेक्शन आया। अब कंक्लूजन क्या है इसका, इसको देख करके लगता है कि एक रिलेटिव मोशन की बड़ी जरूरत है, ठीक है। मैग्नेट और कॉइल के बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन की बड़ी जरूरत है। या तो मैग्नेट को पास लेकर के आ जाओ, या तो कॉइल को पास लेकर के चले जाओ, या तो मैग्नेट को दूर लेकर के चले जाओ, या तो कॉइल को दूर लेकर के चले जाओ। चारों ही केसेस में आपको यह समझ में आता है कि कॉइल के सर्किट में जो एमीटर लगा है या जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें कायदे का डिफ्लेक्शन होता है। इतना समझ में आ गया पक्का? यस। तो जो कंक्लूजन निकलता है एक्सपेरिमेंट 1 से, ये टेंटेटिव है, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये फाइनल कंक्लूजन है, ये तो एक्सपेरिमेंट 1 को देख करके बस लगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो एक्सपेरिमेंट 1 का जो टेंटेटिव कंक्लूजन है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। तो टेंटेटिव कंक्लूजन, इसको लिखना चाहिए टेंटेटिव कंक्लूजन, मतलब अभी पूरा फिक्स नहीं है तो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, बिकॉज कहानी की तारें जो है ना, जो कड़ियां हैं वो आगे जुड़ेंगी, ठीक है। टेंटेटिव कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 को देख करके ये लगता है, एक्सपेरिमेंट 1 को देख करके ये लगता है कि भाई यहां पे क्या है, एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, ठीक है। तो देयर शुड बी अ, देयर शुड, भाई इसको लिखते हुए चलना, तो देयर शुड बी अ relative motion, there should be a relative motion, there should be a relative motion between magnet and the coil, between magnet and the coil, there should be a relative motion between magnet and the coil to have induced current। अगर induced current चाहिए तो ये करवा दो, क्या करवा दो सर, रिलेटिव मोशन करवा दो बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, क्या करवा दो, रिलेटिव मोशन करवा दो, क्या करवा दो, रिलेटिव मोशन करवा दो बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब जो चीजें यहां पे लिखी है ना, अपन उसको एक दफा पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। रेडी हो? यस सर, बिल्कुल रेडी है। क्या लिखा हुआ है? When north pole of a bar magnet is pushed towards the coil, जब कॉइल के पास अपन एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पुश कर रहे थे तो वहां पे देखा गया कि गैल्वेनोमीटर शोज अ सडन डिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। तो जैसे आपने नॉर्थ पोल को पुश करा बिटवीन द, मतलब पुश करा टुवर्ड्स द कॉइल, तो वहां पे कॉइल वाले सर्किट में जो एमीटर था या जो गैल्वेनोमीटर था उसमें एक सडन डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है। ये वाली बात सही है। तो इसी को तो देखते हुए अपन ने कंक्लूजन नंबर 1 निकाला, इसी पॉइंट को देखते हुए तो कंक्लूजन नंबर 1 आया कि अच्छा, जब तक मैग्नेट रुका हुआ था तब तक, जब तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं था तब तक गैल्वेनोमीटर हिलने को तैयार नहीं था, कोई टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही नॉर्थ पोल को मैं पास लेकर के आया तो गैल्वेनोमीटर में सडन डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई सर्किट में करंट आ चुका है। नाउ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज टेम्पररी। गैल्वेनोमीटर का ऐसा नहीं कि भैया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड ही है, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो टेम्पररी था, मतलब जो करंट था वो टेम्पररी था। तो वो डिफ्लेक्शन कब तक लास्ट करा, वो करंट कब तक रहा, तो इट लास्ट as long as the bar magnet is in motion। इसका मतलब जब तक आप बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हो तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब सिर्फ तब तक ही करंट है। अल्टीमेटली जब तक बार मैग्नेट मूव कर रहा है तब तक करंट इंड्यूस हुआ, तभी तक करंट इंड्यूस हुआ। नाउ there is no deflection when the bar magnet is held stationary anywhere, ठीक है। अपन बार मैग्नेट को पास ला रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्टेड स्टेट ही है। अगर जैसे मैंने बार मैग्नेट का मोशन रोक दिया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन टर्न करके जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना भाई, ये एकदम दावा अपना पुख्ता कर रहे हैं कि अच्छा, करंट अगर चाहिए तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, करंट अगर चाहिए तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। नाउ व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे,
अब दूसरा मसला, नया मसला, जब मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, जब हम कॉइल से मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेकर के आया तो गैल्वेनोमीटर में मान ले फॉर इंस्टेंस, जब मैं मैग्नेट को पास लेकर के आया नॉर्थ पोल को, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में होगा, लेकिन अगले दफा जब मैं इस नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जाऊंगा तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है। तो ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि भैया करंट की डायरेक्शन जो है ना वो पलट गई है, रिवर्स हो गई है। तो ये शानदार सी चीज मैं चाहूंगा कि आप इसको तरीके से नोट कर लें, जल्दी से जल्दी मैं चाहूंगा कि आप इस शानदार सी चीज को नोट डाउन कर लें। यस सर, हो गया। चलें आगे बढ़े, बढ़िया, उम्दा, ये वाला फंडा समझ में आ रहा है। अगला केस देखो, जब साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, जरूरी थोड़ी है कि हम नॉर्थ पोल को ही मूव करवाएं, हम अब साउथ पोल को भी तो मूव करवा सकते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? towards the coil। तो when south pole of a bar magnet is moved towards या away from the coil, साउथ पोल को तुम कॉइल के पास लेकर के जाओ या कॉइल से दूर लेकर के जाओ, दोनों ही केसेस में देयर इज एब्सोल्युटली अ रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी मूव तो कर रही है। जैसे मान ले अगर तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे साथ तुम्हारा एक दोस्त है, वो भी अपनी बाइक से आ रहा है। ठीक है, अब तुम लोग हाईवे पे जा रहे हो एकदम बतियाते हुए, तो अगर तुम्हें बात करनी है तो फिर तुम दोनों को अपनी स्पीड सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये दोनों गाड़ियां चल रही हैं हाईवे पे, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी जीरो है और तुम्हारे दोस्त के रिस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी जीरो है, मतलब तुम दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। आया समझ? आया समझ? लेकिन अब क्या है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे बात कर रहा है बट तुम्हें कहीं जल्दी है पहुंचने की, तुम क्या बोला, भाई 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 करते हैं बात करते हैं बाद में, ठीक है, अभी कहीं पहुंचना है मेरे को 10 मिनट में, तो वो अपनी गाड़ी चला रहा है स्लो और तुम गाड़ी भगा के ले गए, तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि तुम्हारा सेपरेशन डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ गया। तो यहां पे देयर इज एब्सोल्युटली रिलेटिव मोशन, तो डिस्टेंस बढ़ जाए या डिस्टेंस कम हो जाए, यहां पर भी रिलेटिव मोशन कहलाता है। ठीक है, अब जरा गौर करना, साउथ पोल को मैं पास लेकर के आ जाऊं या मैं साउथ पोल को कॉइल से दूर लेकर के चले जाऊं, दोनों ही केसेस में देयर इज अ रिलेटिव मोशन। और हमारे हिसाब से जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो क्या था कि अगर आपको करंट इंड्यूस करवाना है तो मैग्नेट, और ये अपना टेंटेटिव कंक्लूजन है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, ये अपना टेंटेटिव कंक्लूजन है कि अगर आपको किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस करवाना है तो बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन। यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो when the south pole of a bar magnet is moved towards or away from the coil, the galvanometer deflections are opposite to those observed with the north pole for similar movements। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल को जब पास लेकर के आ रहे थे तो डिफ्लेक्शन राइट में था, लेकिन जब साउथ पोल को पास में लेकर के आएंगे तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा लेफ्ट में। आया समझ? जब नॉर्थ पोल को पास लेकर के आ रहे थे तो डिफ्लेक्शन राइट में था, लेकिन जब साउथ पोल को पास में लेकर के आएंगे तो डिफ्लेक्शन कहां हो जाएगा सर? लेफ्ट में हो जाएगा। आगे पूरी बात समझ? जब नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जाएंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में था, लेकिन जब साउथ पोल को दूर लेकर के जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो राइट में हो जाएगा। ऐसे ऑब्जर्वेशंस करे गए थे, तो मैं उसको पूरा बना के आपको एकदम चित्र जो है ना वो कर दूंगा प्रदर्शित, बेफिक्र हैं आप। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन and hence induced current is found to be larger when the magnet is pushed towards or pulled away from the coil faster। ठीक है, देखो भाई, नॉर्थ पोल को पास लेकर के आ जाओ, मैं अभी ना पूरा ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ नॉर्थ पोल पे फोकस कर लेता हूं। ठीक है, नॉर्थ पोल को पास लेकर के आ जाओ या फिर नॉर्थ पोल को दूर लेकर के चले जाओ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, मतलब करंट इंड्यूस हो जाता है। अब मजे की बात क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर को तुमने बहुत तेजी में पुश कर दिया, ठीक है, मतलब कॉइल के पास लेके गए लेकिन बहुत जल्दी लेके चले गए, तो यहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है ना, क्या लिखा हुआ है कि द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस टू बी लार्जर। इसका मतलब अगर आपने मैग्नेट को बहुत जल्दी पुश कर दिया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मैग्नेट को स्लोली पुश किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस, ये अपने ऑब्जर्वेशन है भाई, कंक्लूजन तो निकालूंगा। नाउ व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, अगला केस क्या है
कि मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे, हम तो कॉइल को ही मूव करवा देंगे, ठीक है। तो व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो मतलब मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा, अब इस दफा हम कॉइल को मूव करवा रहे हैं या तो टुवर्ड्स द मैग्नेट या तो अवे फ्रॉम द मैग्नेट, लेकिन किसको मूव करवा रहे हैं सर? कॉइल को मूव करवा रहे हैं। देन द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड, तब वहां पर भी सेम इफेक्ट ही ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये शो करता है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज ये शो करती है। देखो मैग्नेट को पास लेकर के आ गए तब भी डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में, मैग्नेट को दूर लेके चले गए तब भी डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में, नॉर्थ को पास लाओ, नॉर्थ को दूर लेके जाओ, साउथ को पास लाओ, साउथ को दूर लेकर के जाओ, अगर रिलेटिव मोशन है कॉइल और मैग्नेट के बीच में तो इंड्यूस करंट होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। तो वही तो लिखा हुआ है कि इट शोज दैट रिलेटिव मोशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया होगा, तो इसी के बेसिस पर मैंने ये कंक्लूजन आपके सामने लिखा था कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंट 1 में को देखकर क्या लगता है कि अगर रिलेटिव मोशन है मैग्नेट और कॉइल के बीच में तो जाकर के कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब जहां पे आपको ना हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा होगा वो होगा कि सर अभी आपने बताया था कि जब नॉर्थ वाला पास आएगा तो फिर डिफ्लेक्शन राइट में होगा, लेकिन साउथ वाला पास आएगा तो कहीं और डिफ्लेक्शन होगा, इसका मसला क्या है पूरा, अब मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, ठीक है। 2 मिनट जरा ध्यान देते हुए चलना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है यहां तक? क्या आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही है? क्या आपको यहां तक जरा सी भी दिक्कत आ रही है? नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब जरा गौर करना, देखो भाई मेरी बात समझते हो चलना अच्छे से। कौन कौन से केसेस में लेके चल रहा हूं जरा उस पर फोकस करेंगे, कौन कौन से केसेस में लेके चल रहा हूं जरा इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। एक केस ये ले लेंगे और दूसरा केस ये ले लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मेरी बात सुनना, क्या होगा इसके साथ? पहले वाले केस में क्या होगा कि अपन नॉर्थ पोल का ना इसके पास लेकर के आ रहे हैं, चलेगा। पहले वाले केस में नॉर्थ को अपन पास लेके आ रहे हैं और दूसरे वाले केस में क्या है कि अपन नॉर्थ पोल को जो है ना वो दूर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और केसेस क्या पॉसिबल है सर? अगला केस ये पॉसिबल है कि आप नॉर्थ पोल को दूर लेके अच्छा साउथ वाला कर लो, साउथ वाला, साउथ का भी तो अपने को देखना ही है ना, ठीक है। तो एक केस यहां बनाऊंगा और एक केस यहां बनाऊंगा, 2 मिनट बस जरा ध्यान देना अच्छे से। इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, चल अपन साउथ को इस दफा पास लेकर के आते हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना मैं आपको वो ऑब्जर्वेशन सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो अब जरा गौर करना बातों पे अच्छे से। इस दफा अपन क्या करेंगे, साउथ वाली को पास लेकर के आएंगे और इस दफा साउथ वाली को अपन दूर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं ना जरा उस पर फोकस करेगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। यहां पर जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं जरा उस पर फोकस करेगा तो आपको मजा आएगा। जो ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, जो ऑब्जर्व किया गया है वो ऑब्जर्व ये किया गया था कि जब नॉर्थ पोल वाले को आप पास लेके आते हो ना, भाई मैं इसको क्लोज कर दूं, अदरवाइज तुम बोलो सर इसको तो क्लोज ही नहीं करे आप, क्लोज पाथ है ही नहीं, तो भाई मैंने इसको क्लोज कर दिया। वैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है बट स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब देख मेरी बात समझना, क्या ऑब्जर्वेशन आता है कि भाई जब आप नॉर्थ पोल को पास लेकर के आते हो ना तो यहाँ पे दरअसल जो करंट होता है ना वो आपको दिखाई देता है कुछ, जैसे आप नॉर्थ पोल को पास लेकर के आ गए तो यहाँ पे करंट आपको ऐसा दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, इसको याद कैसे करेंगे सिखाता हूँ। लेकिन जब आप नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जाते हो ना तो जो करंट आपको नजर आता है वो करंट आपको नजर आता है ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? ये इंड्यूस करंट है बेटा, ये कौन सा करंट है? इंड्यूस करंट है, ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जर्व हुआ है कि जैसे आप साउथ पोल को पास लेकर के आते हो ना तो साउथ पोल को पास लेकर के आओगे तो फिर से आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट ही ऑब्जर्व होता है। जैसे आप साउथ पोल को पास लेकर के आते हो तो आपको क्लॉकवाइज करंट ही इंड्यूस होता है, डेवलप होता हुआ नजर आता है। और जैसे आप साउथ पोल को दूर लेकर के जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो है सर एंटी क्लॉकवाइज करंट। लेकिन सर इस पूरे तामझाम को याद कैसे करेंगे, ठीक है, ये इसको कैसे समझा जाए, कैसे याद किया जाए? तो बेटा मेरी बात समझना, ये तो ऑब्जर्वेशंस है, ये क्या है, ये तो हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस है। हमको
ये ऑब्जर्वेशंस मिल चुके हैं हेनरी और फैराडे के लॉ के दौरान, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक फंडा बना करके रखा है, जरा ध्यान देना, हंसना मत। इसका मैंने फंडा बना करके रखा है, ना पास आने देती है ना दूर जाने देती है। क्या फंडा बना करके रखा है बेटा अपन ने? ना पास आने देती है ना दूर जाने देती है। और ऐसे वाले फंडे जो ना, ये वन लाइनर जो होते हैं ना अपने, वो अपन क्लास 11th में भी बना चुके हैं। और वहां पे क्या था? एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, ठीक है। क्लास 11th वाले जो है ना वो कॉमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा देंगे कि हाँ सर हमने पढ़ा है, हमें याद है, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। वैसे ही क्लास 12th में मैंने किरचॉफ के अंदर बता के रखा था कि जंप द डिवाइस राइट द इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के लिए डिवाइस को जंप करो, कहां गिरे, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। भाई याद आ रहा है तो बताते हुए चलो, तुम्हारे उसमें हेल्प हुई होगी तो, ठीक है। अब इसको अपन याद कैसे करेंगे? तो इसका जो वन लाइनर है वो क्या है? ना पास आने देती है, जोर से बोलो, ना पास आने देती है ना दूर जाने देती है, ठीक है। कैसे सर? इसका मतलब क्या है? जब नॉर्थ पोल वाला पास आने का ट्राई कर रहा था, तो जैसे नॉर्थ पोल वाला पास आने का ट्राई कर रहा था, तो नॉर्थ पोल को पास भी नहीं आने देगी, ठीक है। वेरी इनडिसाइसिव। तो जैसे नॉर्थ पोल वाला पास आने का ट्राई कर रहा है, तो नॉर्थ पोल वाले को पास भी नहीं आने देगी। तो नॉर्थ पोल को पास आने से कैसे रोकोगे? भाई नॉर्थ को रिपेल करोगे। तो नॉर्थ को रिपेल कैसे किया जाता है? भाई नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होता है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्थ को रिपेल करना है ना, तो यहां पे नॉर्थ पोल का इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नॉर्थ पोल को रिपेल करना है तो यहां पे नॉर्थ पोल का रिपल्शन हो जाएगा। और आप नॉर्थ को लिखने के तरीके से समझ गए कि हां सर एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। आया समझ? अब देखिए यहां जब नॉर्थ वाला दूर जा रहा था, तो यहां पे क्लॉकवाइज करंट कैसे हो गया था? मैंने वही कहा था, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। जब नॉर्थ वाला दूर जा रहा है तो नॉर्थ वाले को दूर भी नहीं जाने देगी, ठीक है। वही मैंने कहा था कि वेरी इंडिसाइसिव। तो नॉर्थ वाले को दूर भी नहीं जाने देगी। तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकना है, मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कौन प्रोड्यूस करेगा? साउथ। अब तुम्हें समझ में आया? अब तुम्हें समझ में आया? अब कई लोग को हिट कर गया होगा ये बहुत जबरदस्त तरह से, ठीक है। अब जब साउथ वाला पास आ रहा है तो पास भी नहीं आने देगी, दूर भी नहीं जाने देगी, ठीक है। जब साउथ वाला पास आ रहा है तो इसको पास आने से कैसे रोकेगी? इसको पास आने से ऐसे रोकेगी। अरे अपन कॉइल को रोकेगी क्यों बोल रहे हैं यार? लेकिन जब ये साउथ वाला पास आ रहा है तो इसको पास आने से कैसे रोकेगी? उसको रिपेल करेगी। और रिपेल करने के लिए क्या करेगी? ओ मुझे माफ करना, रिपेल करने के लिए ये करेगी, रिपेल करने के लिए ये करेगी कि साउथ वाला पास आ रहा है तो साउथ को रिपेल करने के लिए साउथ ही डेवलप करेगी ना। साउथ और साउथ में होता है रिपल्शन। लो भैया, तो इसी कारणवश यहां पे क्लॉकवाइज करंट था। और जब साउथ वाला दूर जा रहा है, वेरी इंडिसाइसिव, जब साउथ वाला दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने देगी। तो उसके लिए क्या करेगी? उसको अट्रैक्ट करेगी कि दूर मत जाओ, दूर नहीं जाने देगी, अट्रैक्ट करेगी। और साउथ को अट्रैक्शन कैसे मिलेगा सर? साउथ को अट्रैक्शन मिलेगा जब नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब मैग्नेट को आप पास लेकर के आते हो या फिर आप मैग्नेट को दूर लेकर के जाते हो, तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट आ गया था, मतलब सर्किट में करंट आ गया था। लेकिन सर्किट के करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको वन लाइनर क्या याद रहना चाहिए सर? सर्किट में आने वाले करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए जो वन लाइनर है वो ये था कि ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? पक्का? मैं चाहूंगा कि भाई आप इतने से चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो लिख लेना, ना पास आने देगी, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है भाई। इसको लिख लो प्लीज, मजा आ जाएगा, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है भाई। यहां तक का फंडा पूरा समझ में आ गया? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा समझ में आ गया। अब जरा इसमें आगे बढ़े, ठीक है। इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलो भैया आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 का जो टेंटेटिव कंक्लूजन आया था वो ये आया था कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन, ठीक है। मैग्नेट और कॉइल के बीच में देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन होगा तब जाकर के कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया। कैसे याद रखोगे? ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ भाई, ठीक है। दूसरा वाला क्या है सर? करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, भाई साहब एक कॉइल है जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर करंट इंड्यूस कर दिया तो फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और दूसरा वाला सेटअप जो है उसमें एक सर्किट है जहां पर बैटरी अप्लाई करके रखी हुई है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है, क्या लिखा हुआ है?
दिस फिगर शोज अ कॉइल और लूप सी, ठीक है, मतलब ये सी वाले लूप की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ टर्न्स हैं और एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि इंसुलेटेड है फ्रॉम वन अनदर, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है ना तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी करंट आएगा ना तो फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव नहीं है या कम सेंसिटिव है तो क्या होगा भाई साहब, आप करंट पे करंट दिए जा रहे हो, ज्यादा करंट दे रहे हो, इसके बाद भी डिफ्लेक्शन जरा सा पिद्दू सा हो रहा है। आया समझ के नहीं आ गया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। तो एक सी वाला कॉइल है जहां पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और इसमें गैल्वेनोमीटर है सेंसिटिव। उसके बाद क्या हो रहा है, अगला मसला क्या है, एक सी डैश नाम का कॉइल है। तो सी डैश इज अनदर सच कॉइल विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। वो जो सी डैश वाला है ना राइट वाला, उसको आपने जोड़ के रख दिया एक बैटरी के सहारे, ठीक है सर, और उसमें से एक स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, वो सी डैश वाले कॉइल में से कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब जहां पे करंट होता है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। जहां पर करंट होता है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी दिमाग में आई, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सेंटर पर और उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिकॉज हम लोग पढ़ चुके हैं इसको प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर के अंदर, अति महत्वपूर्ण कैटेगरी की चीज थी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा गया, क्या स्टडी करंट थ्रू कॉइल सी डैश प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, यहां लगा है गैल्वेनोमीटर, यहां पे कांस्टेंट करंट है जो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है, ठीक है। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो बहुत ही खूबसूरत सा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब कॉइल सी डैश जो था जहां पे करंट पास कर रहा है, अगर उस कॉइल को अपन मूव कर दें टुवर्ड्स द कॉइल सी, ठीक है, तो जहां पे गैल्वेनोमीटर रखा है ना उसके पास अगर मैं बैटरी वाले कॉइल को मूव करवा दूंगा तो क्या ऑब्जर्व हुआ था, द गैल्वेनोमीटर शोज अ सडन डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में एक सडन डिफ्लेक्शन हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, देखो इसके पहले हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम एक मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के आ रहे थे, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब देख क्या हुआ कि इस दफा कोई मैग्नेट नहीं है, इस बार एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। लेकिन मजे की बात क्या होती है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है ना। तो यहाँ पे जब हम इस कॉइल को पास लेकर के आएंगे तो जो पहले वाले केस में क्या हुआ था कि आप एक मैग्नेट को पास लेकर के आ रहे थे, इस वाले केस में ये दरअसल एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जो है ना ये कॉइल सी डैश वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बिकॉज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है करंट की बदौलत, ठीक है। तो जब मैं इस पूरे सेटअप को पास लेकर के आ रहा हूं तो यहां पर भी आप इसको ऐसे ही देख सकते हो कि एज इफ एक मैग्नेट पास आ रहा है, बट दिस टाइम दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको आ गया समझ। अब जो कि हम जानते हैं पहले से ही कि अगर एक मैग्नेट पास आता है किसी कॉइल के तो उस कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज हमने अब तक यही तो पढ़ा है कि अगर एक रिलेटिव मोशन होता है दो चीज, मतलब एक कॉइल और एक मैग्नेट के बीच में अगर एक रिलेटिव मोशन होता है तो यहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर फॉर श्योर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, ठीक है। अब जरा गौर करें, दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल सी। यहां पे इस कॉइल सी डैश को मूव करवाने के बाद हमें यह बात समझ में आ रही है कि हाँ भैया यहां पे कॉइल जो है ना इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। और इसीलिए इसकी हेडिंग क्या देकर के रखी थी, इसकी हेडिंग देकर रखी थी करंट इंड्यूस तो हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड। और ये क्यों हो रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड बाय अ करंट, ठीक है, करंट इज बेसिकली इंड्यूस्ड बाय अ करंट। यहां पे करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड थी, तो जब इसको पास लेकर के आए तो इट्स लाइक एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो यहां पर भी करंट इंड्यूस हो गया। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा क्लियर है। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये पहले वाले सिनेरियो में तो अपन पास लेकर के आए, पहले वाले सिनेरियो में तो अपन पास लेकर के आ गए थे कॉइल को। यस सर, क्लियर। उसके बाद क्या हो रहा है, व्हेन द कॉइल सी डैश इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है, जो कॉइल अपने पास सी डैश है, जो कॉइल अपने पास में सी डैश है, अगर हम इसको दूर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, तो जरा इस पर फोकस करा जाए। तो व्हेन द कॉइल सी डैश जहां पे करंट है इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल सी, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर में अब भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जैसा डिफ्लेक्शन पहले हुआ था ना उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। देखो करंट तो है ही ना, लेकिन डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब करंट तो है ही, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना वो पलट गई है।
बिकॉज डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी क्या है कि ये डिफ्लेक्शन कब तक बना रहेगा, तो दिस डिफ्लेक्शन इज टेम्पररी, इट लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स, ठीक है। ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नया नवेला आया था, ये कोई परमानेंट डिफ्लेक्शन नहीं है, ये एक तरह का टेम्पररी डिफ्लेक्शन है। और ये डिफ्लेक्शन कब तक रहेगा, जब तक दो कॉइल्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन रहेगा, तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बरकरार रहेगा, ठीक है। अगर मैं कॉइल्स को बहुत जल्दी जल्दी मूव करवाऊंगा तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर मैं कॉइल को स्लोली मूव करवाऊंगा तो डिफ्लेक्शन आएगा लेकिन कम आएगा। कम डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि कम करंट इंड्यूस हुआ है, और ज्यादा डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि ज्यादा करंट इंड्यूस हुआ है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एंड हेंस, क्या लिखा है भाई साहब, deflection and hence the induced current is found to be larger when the coils are moved faster। देखो, कॉइल को तुम वो वाले कॉइल को, मतलब सी डैश वाले कॉइल को तुम सी के पास लेकर के आओ या फिर दूर लेकर के जाओ, है तो रिलेटिव मोशन जरूर, ठीक है। मैं सी डैश वाले कॉइल को सी वाले कॉइल के पास लेकर के आ जाऊं या दूर लेकर के आ जाऊं, दोनों ही केसेस में देयर इज एब्सोल्युटली अ रिलेटिव मोशन, और जहां पर रिलेटिव मोशन होगा वहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा तो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जब कम रिलेटिव मोशन होगा तो कम करंट इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर में कम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये वाला सिनेरियो पूरा क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी, यहां पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था उसने क्या करा, इंडिकेट कि भाई रिलेटिव मोशन चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी वो बता रहा है कि रिलेटिव मोशन चाहिए बिटवीन द टू कॉइल्स। तो मैं इसको लिख देता हूं कि एक्सपेरिमेंट 2 टेंटेटिव कंक्लूजन जो आ रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 1 का टेंटेटिव कंक्लूजन लिख लिया था, बोलो हाँ, ठीक है। अब अपन आ रहे हैं टेंटेटिव कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टेंटेटिव कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो यहां पे हमारा टेंटेटिव कंक्लूजन जो है वो क्या आता है, यहां पर हमारा टेंटेटिव कंक्लूजन जो है, यहां पर हमारा टेंटेटिव कंक्लूजन जो है वो क्या आता है सर, वो ये आता है, ध्यान देना अच्छे से। टेंटेटिव कंक्लूजन यहां पे ये आता है कि देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन, पहला वाला कॉइल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, दूसरे वाले में गैल्वेनोमीटर है, बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर कैरिंग कॉइल। एक कॉइल में करंट है, एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर है, बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर कैरिंग कॉइल, बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर कैरिंग कॉइल। इसका मतलब इसका भी बेसलाइन क्या है कि रिलेटिव मोशन चाहिए, इसका भी बेसलाइन क्या है कि रिलेटिव मोशन इसको भी चाहिए, तो रिलेटिव मोशन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको दिखा रही हैं कि रिलेटिव मोशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पहला एक्सपेरिमेंट और दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट क्या बेस लाइन सेट करता है कंक्लूजन के लिए कि भाई रिलेटिव मोशन होगा तब जाकर के इंड्यूस करंट होगा, बोलो हाँ कि ना। ये वाला फंडा दिमाग में बेहतरीन तरह से क्लियर हो गया है क्या? यस सर, पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। 3, 2, 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा सर, ठीक है। अब देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से, जल्दी फुर्ती में इसका स्क्रीनशॉट लो। 3, 2, 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर। आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ भाई साहब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, ये पूरे जज्बात, हालात, कहानियां सब पलट देगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 ने आपको ये बताया था, फिर से बोल देता हूं, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 ने आपको ये बताया था कि रिलेटिव मोशन चाहिए अगर करंट को इंड्यूस करना है तो। लेकिन एक्सपेरिमेंट 3 जो है ना ये अब तक की सारी चीजें पलटने वाला है। एक्सपेरिमेंट 3 में ये बात फिगर आउट हुई थी कि भाई कोई रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए, बिना रिलेटिव मोशन के भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता, अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 नहीं होता तो दुनिया यही मान रही होती कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन की रिक्वायरमेंट होती है करंट को इंड्यूस करने के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट 3 ने आकर के ये भ्रम तोड़ दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या हुआ जरा गौर करना। इसमें हुआ ये था
ये स्विच अभी टूटा हुआ है, ठीक है, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो करंट, ठीक है, और इस वाले में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंड्यूस करंट एज वेल, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करने वाले हैं और आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। जरा गौर करना, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है भाई, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? यहां पे मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि करंट आया तो सही, लेकिन करंट आया बस कुछ पल भर के लिए, ठीक है, कुछ पल भर के लिए, लेकिन आया तो सही, पल भर के लिए ही, लेकिन आया तो सही कम से कम। तो क्या होता है, जैसे आपने स्विच को ऑन किया ना, तो स्विच को ऑन करते ही गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आता है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्विच ऑन का ऑन ही है ना, उसके बाद स्विच ऑन का ऑन ही है, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बस वो मोमेंट भर के लिए आया डिफ्लेक्शन। कब, कौन सा मोमेंट? जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो बस एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला, उसके बाद से डिफ्लेक्शन जीरो हो चुका है और करंट इसमें एकदम चालू है, ठीक है, करंट इसमें एकदम चालू है, बट यहां पे कोई भी करंट नहीं है। अब जैसे कुछ समय के बाद जब मैं स्विच को ऑफ करता हूं ना, ठीक है, तो जैसे मैंने स्विच को ऑफ किया तो मुझे फिर से गैल्वेनोमीटर में अभी एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि मान ले अगर स्विच को ऑन करने के टाइम, ध्यान देना मेरी बातों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान ले स्विच को ऑन करने के टाइम अगर गैल्वेनोमीटर में राइट साइड डिफ्लेक्शन था तो स्विच को ऑफ करने के टाइम पे गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरा ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो रहा है स्विच को ऑन किया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड ही रह गया, ना 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 ना, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करा, बस 1 सेकंड का, पल भर का डिफ्लेक्शन शो करा, मतलब स्विच ऑन करते ही टक से राइट में हुआ, ठीक है, फिर वापस से जीरो पे आ गया। तो उसका स्विच तो ऑन है, इसमें जोरदार करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन जीरो है, ठीक है। अब अगली दफा कब आएगा डिफ्लेक्शन? जब मैं स्विच को ऑफ करूंगा तो डिफ्लेक्शन टक से लेफ्ट में हुआ, फिर वापस से जीरो पे आ गया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, देखो करंट आपने इंड्यूस तो कर लिया है, करंट तो इंड्यूस हो गया ना भाई, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। करंट तो इंड्यूस हो गया है, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया होगा। लेकिन सबसे प्यारी बात क्या है? सबसे प्यारी बात यहां पे ये है कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है भाई। एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 किस बात के नारे लगा रहे थे कि रिलेटिव मोशन चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए, तब इंड्यूस करंट होगा। लेकिन यहां पे ना इसको हम कॉइल के पास लेकर गए, ना हम गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल को इसके पास लेके गए, ना पास ला रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहां पे एक इंड्यूस करंट आ रहा है, मोमेंटरीली सही, भले ही पल भर के लिए, लेकिन आ तो जरूर रहा है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? तो हाँ सर, बिना रिलेटिव मोशन के भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडिंग इसकी वही है कि करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट, ठीक है। करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो हाउ इज द करंट चेंजिंग, जरा गौर करना। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो स्विच को ऑन करते ही करंट पे लगातार बढ़ रहा होगा ना बेटा, ठीक है। तो करंट बढ़ रहा होगा तो दैट इज बेसिकली अ चेंजिंग करंट, ठीक है। उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अरे जैसे मान ले किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, तो जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो कितना करंट होगा सर? 0 एम्पियर करंट होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो उसको कुछ नैनो सेकेंड्स लगते हैं 5 एम्पियर तक पहुंचने में, ठीक है। तो उन 5 सेकेंड्स में करंट इज लगातार चेंजिंग, करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके पहुंच गया 5 एम्पियर, तो अब वो 5 एम्पियर ही कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे मैंने स्विच को ऑफ किया, तो जैसे मैं स्विच को ऑफ करूंगा ना तो वहां पे क्या होता है, स्विच को ऑफ करने के साथ ही, स्विच को ऑफ करने के साथ ही करंट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन 5 एम्पियर से ड्रॉप डाउन टू 0 एम्पियर बिल्कुल सडनली तो हो नहीं जाएगा, इट विल टेक फ्यू नैनो सेकेंड्स। तो उन नैनो सेकेंड्स में क्या हो रहा है, करंट लगातार कम हो रहा है। क्या आपके दिमाग में ये वाली बात जा रही है? यस सर, ये वाली बात बिल्कुल दिमाग में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, करंट चेंज तो हो रहा है उसमें। आया समझ? स्विच ऑफ करने के बाद 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक पहुंचने में करंट इज बेसिकली चेंजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग इन फैक्ट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ बार मैग्नेट प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ये वाली बात बिल्कुल सही थी। एक्सपेरिमेंट 2 में रिलेटिव मोशन बिटवीन वन कॉइल एंड अनदर कॉइल कैरिंग करंट प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ये वाली बात बिल्कुल सही थी। थ्रू द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट फैराडे शोड दैट रिलेटिव मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट
नंबर 3 में फैराडे शोड दैट द रिलेटिव मोशन इज नॉट द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो जाए रिलेटिव मोशन चाहिए ही चाहिए इंड्यूस करंट के लिए, ना, बिना रिलेटिव मोशन के भी करंट इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, ये स्मार्टनेस है। तो अब क्या लिखा गया इसके अंदर, करंट कैन बी इंड्यूस्ड इवन विदाउट रिलेटिव मोशन, बिना रिलेटिव मोशन के भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है। द फिगर शोज टू कॉइल्स सी एंड सी डैश हेल्ड स्टेशनरी, दो कॉइल्स हैं रुके हुए हैं, ठीक है, कॉइल सी इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, सही बात है, और जो सी डैश है उसमें एक स्विच, एक बैटरी लगा के रखी हुई है थ्रू अ टैपिंग की के, ठीक है, इस की को जैसे आप टैप करोगे सर्किट चालू हो जाएगा, करंट चालू हो जाएगा, जैसे आप इसको टैप ऑफ करोगे करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस थे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक दफा ये जो सपोर्टिंग थ्योरी है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आया पूरा फंडा समझ में? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर सर, ठीक है, चले आगे बढ़े। अब मेरी बात ध्यान देना, जैसे ही की को आपने प्रेस करा, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इन द कॉइल शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मैंने कहा था कि जैसे ही आपने की को प्रेस करा तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर जो है ना उसने एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखा दिया। तो गैल्वेनोमीटर इन द कॉइल सी, ये वाला कॉइल, शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये आपको क्या बताता है? इंडिकेटिंग दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। भाई अगर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया है इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर कॉइल में करंट इंड्यूस हो चुका है। इतनी आरामदायक बात समझ में आ गई? यस सर। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर हाउएवर रिटर्न्स टू जीरो इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था कि भैया मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है, बस एक पल का डिफ्लेक्शन था, उसके बाद डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है जरा गौर करना। When the key is kept pressed continuously, की को अपन ने प्रेस करके रखा हुआ है, मतलब बाजू वाले में करंट है लेकिन फिर भी कोई डिफ्लेक्शन बाजू वाले गैल्वेनोमीटर में नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे पूरी बात समझ, ऑब्जर्वेशन इसका ये, ठीक है। उसके बाद क्या करा गया? ऑब्जर्व, जैसे ही की को रिलीज कर दोगे मतलब करंट जीरो हो जाएगा, वो सर्किट ऑफ हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर फिर से एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन खास बात क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में इस दफा डिफ्लेक्शन होगा और द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर रिटर्न्स टू जीरो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, मतलब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया? सर सुप्रीम तरह से समझ में आ गया, तीनों एक्सपेरिमेंट सुप्रीम तरह से समझ में आ गया। लेकिन अभी एक बात क्लियर हो रही है कि पहले के दो तो ये बता रहे थे कि इंड्यूस करंट करवाने के लिए एक क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, सही बात है। लेकिन तीसरा वाला क्या बता रहे हैं? कोई रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए। तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि करंट तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा सिंगल स्टेटमेंट बताओ, कोई एक ऐसा सिंगल स्टेटमेंट बनाओ जो कि इन तीनों फिनोमेना को, इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशंस थे ना उनको एक साथ इंक्लूड कर ले, ठीक है, कंक्लूड कर ले, एक्सप्लेन कर दे। बेसिकली अगर आप रिलेटिव मोशन का फंडा बताते हो तो रिलेटिव मोशन का फंडा सिर्फ एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 की बात करता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट 3 के लिए रिलेटिव मोशन का फंडा नहीं है। तो वी नीड टू कम अप टू अ सिंगल स्टेटमेंट जो कि तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्लियरली जो है वो डिफाइन कर दे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आ गया भाई पूरा समझ में यहाँ तक का फंडा? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा था, कोई एक सिंगल स्टेटमेंट चाहिए जो कि तीनों एक्सपेरिमेंट्स को डिफाइन कर दे। अब उस सिंगल स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको समझना पड़ता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। इस सिंगल स्टेटमेंट को बनाने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बाकायदा वाकिफ थे और हम लोग प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स से भी वाकिफ हो चुके हैं। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करके छेदते हुए निकल रहे हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता था। तो उसी के बेसिस पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो किसी भी गिवन सरफेस के लिए कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? तो भाई साहब कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस गिवन सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करते हुए निकल रही हैं, स्लाइड कर रही हैं, उसे काउंट मत करना। जो पेनिट्रेट कर रही है ना, जो छेद के निकल रही है ना, बस उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को काउंट करना, क्योंकि उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। आ गया समझ में? तो क्या कहा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स phi subscript b, it is defined as the number of magnetic field lines
passing into a given surface area where area is a vector quantity. इन दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली a scalar quantity. तो अगर एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, अगर एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा मिलती है दो वेक्टर्स के डॉट मल्टीप्लीकेशन से. फिर से बोल दूं क्या, स्केलर क्वांटिटी हमेशा मिलती है दो वेक्टर्स के डॉट मल्टीप्लीकेशन से. तो मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है. अब 2 मिनट जरा ध्यान देना. देखो होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे मैं कैसे बेस करूंगा अपना स्टेटमेंट. देखो भाई, जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था, उस पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, जो अपने पास पहला वाला एक्सपेरिमेंट था, उस पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि भाई जैसे अपन एक कॉइल को पास लेके आ रहे थे तो यहां पर मैग्नेटिक, यहां पर क्या हो रहा था कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था. ठीक है, जैसे मैं कॉइल को दूर लेके गया तो वहां पर भी क्या हुआ था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया था. अब जो स्टेटमेंट है वो सुनना तुम. ठीक है, स्टेटमेंट ये होता है कि करंट इंड्यूस तब होगा जब उस कॉइल के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स है वो चेंज होगा. फिर से बोल दूं भाई, पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसका जो कंक्लूजन आया था वो ऐसा कुछ आया था कि रिलेटिव मोशन चाहिए. ठीक है, दूसरे वाले में भी क्या आया था कि रिलेटिव मोशन चाहिए, और तीसरे वाले में क्या है कि नहीं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए. की को ऑन करो तब डिफ्लेक्शन, की को ऑफ करो तब डिफ्लेक्शन. लेकिन हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो कि तीनों एक्सपेरिमेंट को सही से एक्सप्लेन कर सके. ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट जो कि तीनों एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को सही से एक्सप्लेन कर सके. तो वो स्टेटमेंट ये होता है, और उसी स्टेटमेंट पर बैठता है फैराडेज लॉ. ठीक है, तो स्टेटमेंट ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए. फैराडे के लॉ पर तो मैं आऊंगा अगले वाले लेक्चर के अंदर ही. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो आपके दिमाग में डाल दूं मैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इज रिक्वायर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, एंड दैट चेंज इज रिक्वायर्ड टू हैव इंड्यूस्ड करंट. अगर किसी सर्किट में अगर आपको करंट इंड्यूस करवाना है, किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट इंड्यूस करवाना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने चाहिए. ठीक है सर, यहां पे जरा बताएं कैसे हुआ था. जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, ये तेरे पास एक कॉइल था, ये अपने पास क्लोज सेटअप था, अब मेरे पास एक बार मैग्नेट था. ठीक है, मेरी बात सुनना अच्छे से. जैसे मैं बार मैग्नेट को पास लेके गया, ठीक है, अच्छा ये देख, जब बार मैग्नेट रुका हुआ था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्लक्स पास नहीं कर रहा है. अरे जब ये बार मैग्नेट रुका हुआ है तो भैया इसको चीरते हुए, इसको एकदम छेदते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बकायदा पास तो कर ही रही होंगी. इसको एकदम चीरते हुए, इसको बिल्कुल छेदते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बकायदा पास तो कर ही रही होंगी. लेकिन अब मेरी बात समझना, मान ले यहां पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी है सर, यहां पे फ्लक्स की वैल्यू मान लेते हैं अपन 100 है. ठीक है, अब देख क्या होता है, 100 तो कांस्टेंट ही हो गया ना, बिकॉज ये मैग्नेट जो है वो रेस्ट पर है. अगर ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है तो ये जो 100 की वैल्यू है वो तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया. और जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता. अपन देख चुके हैं कि ऐसे केस में जब मैग्नेट रेस्ट पे था, कॉइल भी रेस्ट पे था, कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं हुआ था. लेकिन इसका रीजन क्या है ना, इसका रीजन ये है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था. मैं ये नहीं बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास कर ही रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो नॉन जीरो है, लेकिन जितना भी है वो कॉन्स्टेंट है. मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज जरूरी है अगर आपको करंट को इंड्यूस करवाना है तो. ठीक है, आई बात समझ बेटा, ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई. तुम जितना टाइम दोगे ये समझने में, जितना तरीके से समझ लोगे ना, उतना ही चैप्टर तुम्हारे एकदम ग्रिप में आ जाएगा. अगर हल्के में ले लोगे तो चैप्टर हल्के से हाथ से निकल लेगा. ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना चाहिए. अकेला मैग्नेटिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा. जैसे कि यहां पे क्या हुआ, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, मैग्नेटिक फ्लक्स भले ही 100 का पास कर रहा है लेकिन वो 100 से बढ़ तो नहीं पा रहा, 100 से घट भी नहीं रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है. और जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिर से बोल देता हूं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता. यहां पे करंट नहीं था. ठीक है, तो यहां बोल देंगे कि भैया यहां पे करंट वाज जीरो. लेकिन अगले ही पल क्या हुआ कि ये तेरे पास एक बार मैग्नेट, ये सॉरी, तेरे पास एक कॉइल था. ठीक है, अब तेरे पास एक बार मैग्नेट यहां पे रखा हुआ था. ठीक है, ये था नॉर्थ,
ये था साउथ, ठीक है। जैसे मैं इस बार मैग्नेट को ना इस कॉइल के पास लेकर के आ रहा था, जैसे मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के आ रहा था, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा। आई पूरी बात समझ में। जैसे मैं कॉइल को पास लेकर के आऊंगा, जैसे मैं इस मैग्नेट को पास लेकर के आऊंगा ना, तो इससे क्या होता है कि भाई जैसे जैसे ही मैग्नेट पास आएगा तो वैसे वैसे जो फ्लक्स लिंक्ड है विद द कॉइल वो इंक्रीज होगा, ठीक है। पहले 100 का फ्लक्स और पास लाया तो 200 का फ्लक्स और पास लाया तो 300 का फ्लक्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स 5 सबस्क्रिप्ट बी लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस। भाई इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस मतलब चेंजेस, ठीक है। और वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, तो यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे करंट आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इज नॉट जीरो, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट आएगा सर्किट के अंदर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? तो अब क्या है कि हमने देखो रिलेटिव मोशन तो हो रहा है और यहाँ पे करंट तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन करंट इंड्यूस होने का पीछे का रीजन जो हम दे रहे हैं ना, अब हम रिलेटिव मोशन का नहीं दे रहे, बिकॉज रिलेटिव मोशन का रीजन जो है ना वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 के जो ऑब्जर्वेशंस है उन्हीं को एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट 3 का ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट 3 में तो कोई रिलेटिव मोशन था ही नहीं, तो वहां पे मैं रिलेटिव मोशन का जिक्र करके उस ऑब्जर्वेशंस को, उस पूरे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वही मैंने कहा था कि सिर्फ रिलेटिव मोशन के पीछे अगर तुम पड़े रहोगे ना तो बस 1 और 2 ही एक्सप्लेन कर पाओगे, 3 वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आई आपको ये वाली बात समझ में? पक्की बात है। तो एक्सप्लेनेशन ऐसा दो जो कि तीनों ऑब्जर्वेशन, तीनों एक्सपेरिमेंट्स को सही से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो यहां पे हमने अब क्या की पॉइंट बना लिया है कि हमारा जो स्टेटमेंट होगा ना वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा इसी को तो फिर आखिरकार मतलब यही चीजें थोड़ी सी मॉड्यूलेट होकर के फिर वो फैराडे का लॉ बन जाती हैं। लेकिन अभी यू जस्ट नीड टू गो विद द प्राइमरी स्टेटमेंट कि मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपको करंट को इंड्यूस करवाना है तो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, कितना प्यारा बैठ रहा है भाई ये स्टेटमेंट। क्या रखो कि भैया कोई रिलेटिव मोशन वाली बात हम नहीं करने वाले, हम तो बस बात कर रहे हैं फ्लक्स के चेंज की। अगर करंट इंड्यूस चाहिए, अगर इंड्यूस करंट चाहिए तो फ्लक्स को चेंज करवा दो। तो यहाँ पे जब तुमने फ्लक्स को चेंज नहीं करवाया तो लो भैया कोई करंट नहीं दे पाए हम। जब तुमने नॉर्थ पोल को पास लेकर के आए तो जब नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या है, फ्लक्स में हुआ चेंज, इंड्यूस हुआ करंट। फिर से बोलूं, फ्लक्स में हुआ चेंज, इंड्यूस हुआ करंट, ठीक है। ये वाला केस देख ले बेटा, है ना। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में करंट होगा, क्या होगा, तो वो सब के लिए अपने पास एक और स्टेटमेंट है, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। लेकिन यहां पे बस अभी क्या ध्यान देना है, करंट इंड्यूस हो रहा है और रिलेटिव मोशन के बिना एक्सप्लेन करना है। करंट इंड्यूस हो रहा है और रिलेटिव मोशन के बिना एक्सप्लेन करना है, तो ये वाले फंडे काम आते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मान ले मैं इस दफा ना इसको मैं दूर लेके जा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं दूर लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा देखो पता है, देख फ्लक्स तो था, लेकिन अब जो फ्लक्स की वैल्यू है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। फ्लक्स तो है ही, फ्लक्स तो है ही, लेकिन फ्लक्स की जो वैल्यू है ना वो लगातार रिड्यूस हो रही है। तो जब फ्लक्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो अगेन मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज होगा तभी तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ये है अपना प्राइमरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the coil changes, magnetic flux linked with the coil changes and therefore current is induced। ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली डिक्रीजेस। इस वाले केस में क्या हो रहा है, जैसे आप इसको दूर लेके जा रहे हो ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली डिक्रीज हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना इसकी वैल्यू बेसिकली रिड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली डिक्रीजेस। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा बेहतरीन तरह से क्लियर है? यस सर क्लियर है। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 को एक्सप्लेन करने के लिए बाकायदा रिलेटिव मोशन का रिक्वायरमेंट नहीं है इस दफा, सिर्फ किसका रिक्वायरमेंट है, इस स्टेटमेंट का कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, ठीक है। यस सर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंट 1 was all clear?
यहां पर भी क्या हो रहा है भाई, इस बार एक करंट कैरिंग लूप को मैं पास लेके आ रहा हूं, तो दिस करंट कैरिंग लूप इज लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, जब मैं इसको पास लेके आऊंगा ना, इट्स लाइक क्या कि एक मैग्नेट जो है वो पास आ रहा है, तो ये वही वाला केस बन गया, ठीक है। मेन मसला तो ये है, एक्सपेरिमेंट 3 को समझना, मेन मसला क्या है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को समझना कि यहाँ तो रिलेटिव मोशन भी नहीं है। और मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट 1 हो, एक्सपेरिमेंट 2 हो, एक्सपेरिमेंट 3 हो, सबको एक्सप्लेन करने के लिए बस एक ही सुपर स्टेटमेंट तुमको मैं दे रहा हूं। सर वो क्या है सुपर स्टेटमेंट? सर वो स्टेटमेंट ये है कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए तभी करंट इंड्यूस होता है। हम इस बात पर बिल्कुल भी नहीं टिके हैं कि रिलेटिव मोशन चाहिए, हम इस बात पर बिल्कुल भी नहीं टिके हैं कि स्विच को ऑन ऑफ करना चाहिए इंड्यूस करंट के लिए। हमें चाहिए एक सटीक एक्सपेरिमेंट, एक सटीक एक्सप्लेनेशन, एक सटीक स्टेटमेंट जो कि सारे एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व, जो सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दे, ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर दे। और वो स्टेटमेंट ये है कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब जरा तीसरे वाले केस पर देखना भाई, ठीक है। अब जरा इसके तीसरे वाले केस पर देखना, ठीक है। सर तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है, देखो यहां देख लो, यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब कि इस वाले सर्किट में करंट है, ठीक है, और ये वाला कॉइल यहां बाजू में रखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले सर्किट में करंट है और यहां पे कॉइल जो है वो बाजू में रखा हुआ है। अब देख क्या होता है, जैसे ही अपन ने सर्किट में, जैसे अपन ने स्विच को ऑन किया तो स्विच को ऑन करते ही लगातार यहां से करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब स्विच को ऑन करते ही पहले करंट यहां पे इंक्रीज होगा, ठीक है। जब करंट यहां पे इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक्ड है वो भी इंक्रीज होगा, तभी तक इसमें डिफ्लेक्शन था, ठीक है। फिर क्या देखा गया, फिर क्या देखा गया कि भाई देख क्या होता है, जैसे मान ले करंट का अगर मैं बनाऊं वेरिएशन, ठीक है, मान ले मैं करंट का अगर बनाता हूं वेरिएशन, तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, ध्यान देना गलती मत करना, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो ऑन करते से ही करंट पहले मैक्स पहुंचने में इट विल टेक सम नैनो सेकेंड्स, ठीक है। मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद क्या है, करंट हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने किसी पॉइंट पे अगर मैंने स्विच को ऑफ कर दिया तो करंट फिर यहां से रिड्यूस टू जीरो होने में कुछ नैनो सेकेंड्स का समय लेता है। बोलो आई क्या पूरी बात समझ में, ठीक है, बोलो आई क्या पूरी बात समझ में। अब जरा यहां पे गौर करना, यहां से यहां तक क्या हो रहा है भाई साहब, यहां से यहां तक करंट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक करंट लगातार बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस तक पहुंचेगा वो भी बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा मतलब चेंज होगा, चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। बोलो आई पूरी बात समझ? यस सर आई। यहां पे मेन ऑब्जर्वेशन क्या था कि बस ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन था, ठीक है, उसके बाद फिर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज करंट पहुंच गया था मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है, तो करंट यहां पे हो चुका था कांस्टेंट, और जब करंट कांस्टेंट हो गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट अगर है तो इंड्यूस करंट नहीं आता, ठीक है। फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो ही करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो इसलिए क्या हुआ था कि अब आपको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जब अपने स्विच को ऑफ किया तो करंट रिड्यूस हो रहा था। स्विच को ऑफ करते ही करंट रिड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर रिड्यूस हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर वापस से हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला था, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो भाई साहब ये बात क्या बताती है, स्विच को ऑन करने के टाइम पे देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। उसके बाद जब करंट कांस्टेंट है नो डिफ्लेक्शन, और जब स्विच को ऑफ किया करंट रिड्यूस हो रहा है, करंट रिड्यूस हो रहा है तो अगेन फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, देन देयर विल बी अगेन अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मेरे ख्याल में यहां तक का फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। आई पूरी बात समझ? यस सर, ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। चले भैया निपटा दिया जाएगा इसको। अब जरा देख लो, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल अलोंग देयर एक्सिस एंड द की इज प्रेस या रिलीज, ठीक है। मतलब जो डिफ्लेक्शन था ना वो डिफ्लेक्शन बहुत ही ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने एक आयरन रॉड को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है तो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पूरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो अब इसी के साथ
खत्म करते हैं इस पूरे लेक्चर को। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर आपको लगे कि कोई फीडबैक है, आपका कोई सजेशन है, तो बेफिक्र होकर अपनी सारी बातें आप कमेंट सेक्शन के सारे मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे लेक्चर को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।